गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी दोस्तों का गुरुकुल पॉइंट में मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं इतिहास का भाग 2, यानी प्राचीन इतिहास का भाग 1 मैंने दे दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लें। आज मैं लेकर आया हूं प्राचीन इतिहास का भाग 2। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे इतिहास की जानकारी जो है और सभ्यता जो है 5000 साल पुराना है, यानी कि पूरे विश्व की सभ्यता में प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। और हमारी सभ्यता किस प्रकार से रही है, कैसे खोज हुआ, कैसे इसके बारे में लोगों तक पहुंचा और इसके क्या क्या निष्कर्ष निकले और क्या क्या इतिहास में दर्ज हुआ, उन सब पे आज विस्तृत अध्ययन करेंगे। और परीक्षा की दृष्टिकोण से हड़प्पा सभ्यता से जो भी प्रश्न बनते हैं वहां से एक भी प्रश्न मैंने पूरा प्रयत्न किया है कि एक भी छूटे ना, ताकि परीक्षा में आपका एक भी नंबर गलत ना हो। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के विषय में आज हम लोग जानेंगे। इसके पहले भाग 1 में मैं आपको बता दिया था कि इतिहास जानने के स्रोत क्या क्या हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ ऊपर आप देखे होंगे मैंने लिखा है हड़प्पा, सिंधु घाटी और सैंधव सभ्यता। अगर प्रश्न यहाँ से कभी भी पूछे कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, सैंधव सभ्यता क्या है, तो ये तीनों का मतलब एक ही है, सिंधु घाटी सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है दोस्तों, चलिए हड़प्पा की सभ्यता के नाम से क्यों पड़ा, ये एक बहुत ही रोचक जो है जानकारी आपको देता हूं। एक बार सर जॉन मार्शल एक अंग्रेज अधिकारी था। ठीक है, इसके नेतृत्व में एक काम सौंपा गया, यानी कराची से लाहौर तक रेल की पटरी बिछानी थी। रेल की क्या बिछानी थी? पटरी बिछानी थी। ठीक है, तो सर जॉन मार्शल ने एक अंग्रेजों के नेतृत्व में एक रेल पटरी बिछाने का कार्य किया गया। और उस कार्य में जब वो संलग्न हुआ तो उसने एक व्यक्ति दयाराम साहनी को इस काम के लिए रखा। और दयाराम साहनी ने ही 1921 ईस्वी में एक जगह था, जब रेल की खुदाई होने लगी तो बीच में एक जगह था, गांव था जिसका नाम था हड़प्पा। वहां पे जब रेल की पटरी बिछाई जाने लगी तो कुछ ऊंचा भाग था और ऊंचे भाग को खुदाई किया जाने लगा। रेल की पटरी ऊंचाई पे तो चढ़ेगी नहीं, तो जब किया जाने लगा तो वहां कुछ ईंट मिलने लगे। और ईंट मिलते मिलते जब उसको और खुदाई होने लगा तो वहां पे एक विशाल नगर मतलब जानते ना, शहर का शहर मिलना शुरू हो गया। अब वहां पे रेल का काम बंद कर दिया गया और पूरा तत्व संबंधी जो भी वैज्ञानिक थे सारे लोग वहां जुट गए। तो ये माना जाता है हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 में। किसने? दयाराम साहनी ने किया था हड़प्पा नामक जगह पे, इसलिए इसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा? कि सिंधु नदी के तट के किनारे यह सभ्यता मिली थी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। और सैंधव सभ्यता इसलिए कहा गया कि सिंध किनारे के लोग जो निवास करते थे उनके नाम पे सैंधव सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो इतिहास में इसको यहां देखिए कि यहां से कहां तक कहा जाता है इस सभ्यता को, यानी मानक समय क्या है। कहीं कहीं इतिहास में ये मिलता है और कहीं कहीं ये मिलता है, यानी 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व कहीं कहीं इतिहास में मिलता है, कहीं कहीं 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। इसलिए दोस्तों मैंने दोनों सन डाल दिया है कि आपका परीक्षा में कोई भी गड़बड़ी ना हो, अपवाद रूप में आप कहीं डिस्टर्ब ना हो। ये दोनों सन इतिहास में पाया जाता है। और इसके पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कार्बन 14 के माध्यम से
एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसके माध्यम से किसी भी वस्तु या पदार्थ का उसकी आयु का निर्धारण किया जाता है। उसी के आधार पे वहां जो अवशेष मिले, अभी मैं बताऊंगा क्या क्या अवशेष कहां कहां से मिले, तो वहां से अवशेष मिलने के बाद जो है इसका डेट निर्धारित किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। फिर देखिए 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक जगह का खोज किया। फिर थोड़ी ही दूर पे 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो एक जगह का नाम है, मोहनजोदड़ो एक जगह का नाम है, थोड़ी ही दूर पे था, तो वहां पे भी खुदाई में क्या मिल गया, एक मोहनजोदड़ो जगह का नाम था, तो वहां पे इसका खोज किया था राखल दास बनर्जी ने। ठीक है, तो प्रश्न आपसे पूछे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने सन 1921 ईस्वी में मोहनजोदड़ो के खुदाई का कौन किया था? तो 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने। आगे देखते हैं, एक प्रश्न और यहाँ पे बनता है बाबू, और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे कभी कभी प्रश्न पूछता है कि ये कहां से कहां तक फैला हुआ था। देखिए हड़प्पा सभ्यता, ये उत्तर है, दक्षिण है, ये पूरब है, पश्चिम है। ये पूरब आपका हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। तो उत्तर में जम्मू कश्मीर है, मांडा, मांडा जो है कहां पे है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, मांडा से, और यहां दक्षिण में दैमाबाड़ा तक, दैमाबाड़ा तक फैला था, और पूरब में आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहां पे है बाबू? मेरठ में है, मेरठ में आलमगीरपुर तक फैला, और फिर पश्चिम में सुतकेंदोर, ये बलूचिस्तान तक फैला। ठीक है, पहले तो ये मिला कहां पे? हड़प्पा नामक जगह पे, मोहनजोदड़ो। अब ये लोगों का इसके प्रति उत्सुकता जाग गई कि खोज किया जाए, खोज किया जाए, जगह जगह खोज होने लगा, बड़े व्यापक स्तर पे खोज हुआ, और इस व्यापक स्तर पे खोज पे पता लगा कि ये तो उत्तर में मांडा यानी चिनाब नदी के किनारे से लेके और दैमाबाड़ा महाराष्ट्र तक के, और पूरब में आलमगीर उत्तर प्रदेश हिंडन नदी के तट तक, और सुतकेंदोर बलूचिस्तान तक ये पूरी सभ्यता का पाया गया, जगह जगह ये चीजें पाई गई। कभी कभी प्रश्न एक और पूछता है आपसे, यहाँ देखिए 4 प्रश्न यही बन जाते हैं। पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में कहां तक था? जम्मू कश्मीर, मांडा, चिनाब नदी तक। दक्षिण में पूछे तो महाराष्ट्र दैमाबाड़ा तक, और पूरब में पूछे तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ तक, हिंडन नदी के तट तक, और सुतकेंदोर पश्चिम में बलूचिस्तान तक। तो इसको याद कर लेंगे। फिर देखते हैं एक प्रश्न और यहां से बनता है, और वो प्रश्न यह है, कभी कभी पूछ देता है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार का आकार कैसा था? आकार आपका त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार था, मतलब ये फैलता गया ऐसे ऐसे, और इसका आकार त्रिभुजाकार था। तो ये भी याद कर लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस सभ्यता में पहली बात जान लीजिए कि यह सभ्यता जो थी एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय मतलब बहुत विकसित सभ्यताओं में से एक मानी जाती थी। यहाँ पे ईंट के घर मिले, यहाँ पे रास्ता मिला, रास्ता के दोनों बगल नालियां बनाई जाती थीं, व्यवस्थित घर बनाए जाते थे, और जो नगर बसाए जाते थे यानी गांव जो बसाए जाते थे वो पूरे व्यवस्थित तरीके यानी आयताकार रूप में बसाए जाते थे, और इसमें ऐसे ऐसे सड़क हुआ करती थी। आप देखें ना, शहर में जो जमीन का प्लाटिंग किया जाता है ना, सड़क निकाल के 20 फीट चौड़ा सड़क रहता है, फिर नाली की व्यवस्था रहती है। इस प्रकार से यहाँ पे इतनी व्यवस्थित, इसीलिए इसको नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है। प्रश्न आपसे पूछ दे कि हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी, विकसित सभ्यता थी। यही हड़प्पा सभ्यता के खत्म होने के बाद जो वैदिक सभ्यता आई थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, यानी गांव वाली सभ्यता थी, विकसित सभ्यता नहीं थी। चलिए, तो ये भी याद रखेंगे कि इनका नगर बसाने का आकार जो था वो कैसा था? आयताकार था। तो यहां से प्रश्न 2-3 प्रकार से पूछते हैं। एक, जो मुख्य स्थल है वो किन नदियों के किनारे हैं? हाँ, एक प्रश्न और बनता है
कि ये सारे चीज नदी के किनारे ही क्यों पाए गए? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पहले हमारे पास ना रेलगाड़ी थी, न ट्रक था, और न बहुत बड़े यातायात का कोई साधन था। यातायात का साधन सिर्फ एक ही था, यानी व्यापार करने का जो साधन था वो सिर्फ और सिर्फ क्या था? जल मार्ग था, यानी बड़ी बड़ी नावों से यात्रा किया जाता था। इसीलिए आज भी आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी नदियों के किनारे बड़े बड़े नगर बसे हुए हैं। कलकत्ता को देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, बनारस देख लीजिए, आगरा देख लीजिए, सारे बड़े बड़े शहर जो है नदियों के किनारे आज भी स्थित हैं। इसीलिए जितनी भी सभ्यताएं पाई गई वो सब नदियों के किनारे पाई गई। तो प्रश्न यहां से भी पूछेगा कि कौन सी जगह किस नदी के किनारे है, किस जगह कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे बहुत व्यवस्थित तरीके से लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मृतकों का टीला क्यों कहते हैं? वहां पे जब ये सभ्यता विनाश हो गया था और खुदाई में इतनी अवशेष हड्डियों, मानव की हड्डियों का अवशेष मिला, इसीलिए मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। इसी पे एक मूवी भी बनी है ऋतिक रोशन की, मोहनजोदाड़ो, आप उसको जरूर देखिए, उससे हमारे प्राचीन भारत सभ्यता का पूरी जानकारी उपलब्ध होगी। दूसरा, आपने पहला जान लिया कि मृतकों का टीला किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को। अगला, हड़प्पा से अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। अन्नागार समझते हैं, पहले एक एक चीज को समझते चलिए, बड़े आसानी से समझिए, प्यार से समझिए, सारे चीज इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। अन्नागार मतलब उस समय की सभ्यता इतनी विकसित थी कि अन्न रखने के लिए भी घर बनाए जाते थे, जिसको अन्नागार कहते थे। ठीक है, ये साक्ष्य मिले हैं। कहां से? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से नहीं, हड़प्पा से। ठीक है, यानी 1921 में जो दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक जगह पे जो खोज किया था, वहां पे मिला है क्या? अन्नागार के साक्ष्य। चलिए दूसरा, हड़प्पा से ही एक नग्न नारी की मूर्ति मिली है। हड़प्पा नगर से ही एक नग्न नारी की क्या मिली है? मूर्ति मिली है। तो इसको भी नोट कर लेंगे। मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो, यानी 1922 में जो राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थान पे उत्खनन में जो जगह पाया था, वहां से बृहद स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। स्नानागार समझते हैं, स्नान करने का जगह बनाया गया था। सोचिए वो सभ्यता कितनी विकसित थी। हमारे भारत की सभ्यता 5000 साल पहले कितनी विकसित थी कि नहाने के लिए भी स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। चलिए तीसरा, मोहनजोदड़ो, यानी दयाराम साहनी ने जहां से मोहनजोदड़ो का पता लगाया था, वहां से एक योगी की मूर्ति मिली है, जिसकी पहचान पशुपति शिव से की जाती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कालीबंगा, कालीबंगा कहां पे? राजस्थान में एक जगह का नाम है जहां से प्राचीन भूकंप आने के साक्ष्य मिले हैं। प्राचीनतम भूकंप आने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। राजस्थान एक जगह है कालीबंगा, वहां से मिला। लोथल, लोथल एक गुजरात एक जगह का नाम है, लोथल गुजरात राज्य में है। यहां से डाक यार्ड के साक्ष्य मिले। डाक यार्ड समझते हैं, यानी इस समय जो हम बंदरगाह बोलते हैं, उस समय डाक यार्ड बोला जाता था, जहां से व्यापार का आयात निर्यात होता था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लेंगे। कुणाल, कुणाल हरियाणा राज्य में है, यहां से चांदी का साक्ष्य मिला है, यानी चांदी सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में यहां से प्राप्त हुआ है। अगला, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बनावली, बनावली मतलब हरियाणा में है, यहां से वॉश बेसिन के साक्ष्य मिले हैं। समझ रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता में हाथ धुलने के लिए वॉश बेसिन जिसको कहते हैं वो मिला है। हमारी सभ्यता इतनी विकसित थी। चलिए, तो ये हरियाणा राज्य से बनावली से मिला है। सिंधु सभ्यता में हाथी, घोड़े, व्याघ्र मतलब बाघ, वृषभ मीन्स गधा के साक्ष्य तो मिला है, लेकिन गाय का साक्ष्य नहीं मिला। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में किस जानवर का साक्ष्य नहीं मिला है,
तो गाय का साक्ष्य अभी तक हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाया गया है। बाकी हाथी, घोड़े, व्याघ्र, वृषभ, गधे का साक्ष्य मिला है, हड्डियां मिली हैं, लेकिन गाय का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। और हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य फसल क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिएगा, गेहूं और जौ थी। यहाँ की मुख्य फसल क्या थी, गेहूं और जौ थी। तौल की इकाई बहुत इंपॉर्टेंट 16 के अनुपात में थी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के माप की इकाई, तौलने की इकाई क्या थी, 16 के अनुपात में थी। कुबड़ वाला सांड, कुबड़ वाला सांड, सांड जानते ना, इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। ठीक है, और आज भी देखते होंगे बहुत सारे साधु संत जो है आपके यहाँ ऐसे बैल या कुबड़ वाले सांड लेके आते हैं, कुछ अजीब तरीके के रहते हैं और उसको खूब अच्छे से पहना के भिक्षावृत्ति करते हैं। कहीं कहीं वो आज भी देखने को मिलता है। नगर नियोजन आयताकार थी। मैंने आपको बताया था कि वहां नगर बसाने की परंपरा क्या थी, आयताकार थी, व्यवस्थित थी। जोते हुए खेत कालीबंगा से मिले हैं। जोते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। आगे देखते हैं, इस सभ्यता के लोग मिठास के लिए चीनी का प्रयोग नहीं करते थे। ठीक है, किसका प्रयोग करते थे, शहद का, याद रखिएगा। स्वास्तिक का चिन्ह, स्वास्तिक जानते हैं ना, जो ये चिन्ह अक्सर हम लोग अपने शुभ कार्य में ये चीज अपनाते हैं। देखिए कहीं कहीं हमारी सभ्यता आज भी जिंदा है। ये स्वास्तिक का चिन्ह जो है कहां से मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है और आज तक ये है। तो कहीं कहीं हमारी सभ्यता का जो भी प्राचीनतम साक्ष्य है या जो भी परंपराएं हैं, आज भी उसको किसी न किसी रूप में झलकता दिखाई देता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में कोई मंदिर नहीं था, कोई मस्जिद नहीं था, कोई चर्च नहीं था, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। लोग पूजा सिर्फ मात्र देवी उपासना करते थे, यानी प्रकृति की उपासना करते थे, मिट्टी यानी धरती की उपासना करते थे। कोई भी देवता उस समय नहीं था। ठीक है, चलिए, समाज पे मातृसत्तात्मक था। सोचिए वो सभ्यता कितनी विकसित थी। आज पुरुष प्रधान देश है, आज भी अपना जो देश है पुरुष प्रधान देश है, यानी पितृ सत्तात्मक है, पिता ही मालिक होता है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में समाज कैसा था, मातृ सत्तात्मक था, यानी माता ही परिवार की क्या हुआ करती थी, मुखिया हुआ करती थी। इस सभ्यता में पर्दा प्रथा यानी कि घूंघट डालने की प्रथा और वेश्यावृत्ति की भी प्रथा पाई गई है। और यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, इसकी इनकी लिपि चित्रात्मक थी, यानी कुछ ऐसे चित्र बनाए जाते थे, उन चित्रों के माध्यम से ये अपने लिखाई पढ़ाई का, कम्युनिकेशन का माध्यम इनका था, चित्रात्मक था। लिपि जो थी, भाषा जो थी, और ये आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, पढ़ी नहीं गई है, आज तक कोई भी इसे पढ़ नहीं पाया है। यहां देखते हैं कुछ जो जगह हैं, जो मुख्य जगह हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस नदी के तट पे पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर, हड़प्पा जो जगह है वो रावी नदी के तट पे उत्खनन में प्राप्त हुआ, रोपड़ सतलज नदी के तट पे मिला, और मांडा चिनाब नदी के तट पे मिला, और आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट यानी मेरठ उत्तर प्रदेश में मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अगला देखते हैं, सिंधु सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल और उनके खोजकर्ता। यहां देखिए, पहला हड़प्पा है, ये कहां मिला था, जिला मांटगोमरी पाकिस्तान में। आप जानते होंगे कि 1947 के बाद न पाकिस्तान बना है। 1947 के पहले भारत का, और उसके भी पहले भारत का जो क्षेत्र था वो बड़ा विस्तृत था। आपको पता है आज जो बांग्लादेश है वो भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, बलूचिस्तान था, अफगानिस्तान था, काबुल ओबुल, पूरा एक क्षेत्र जो था, एक बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य था भारत का। तो यहाँ पे हड़प्पा जो था वो जिला मांटगोमरी पाकिस्तान 1921 ईस्वी में खोज हुआ था। खोजकर्ता कौन थे, दयाराम साहनी थे। बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो बार बार एग्जाम में ये दोनों तो पूछा जाता है। मोहनजोदड़ो लारकाना जिला पाकिस्तान 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने, और लोथल
अहमदाबाद गुजरात में जगह है। 1955 से 56 रंगनाथ राव ने खोजा था। और रोपड़, पंजाब प्रांत रोपड़ जो एक जगह का नाम है, 1953 से 56 के बीच इसका खोज हुआ था, यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। और कालीबंगा गंगानगर राजस्थान में 1953 में बीबी लाल और बी के थापर 2 लोगों ने खोज किया था। और आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश के हर परीक्षाओं में लगभग बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश 1958 में और यज्ञदत्त शर्मा ने खोज किया था। और सुतकेंडोर बलूचिस्तान 1927 से 1962 तक जॉर्ज डेल्स ने किया था। फिर ये सब तो हो गया उस सभ्यता से उत्खनन में प्राप्त होने वाली चीजें। आगे जानते हैं ये सभ्यता इतनी विकसित थी तो ये सभ्यता विलुप्त कैसे हो गई, ये कैसे जमीन में सब धंस गया, कैसे इसके ऊपर मिट्टी पड़ गई। तो आप जानते हैं कि प्रकृति का एक नियम है उत्थान और पतन। आज जो सभ्यता विकसित है, एक दिन वो सभ्यता जब अपने चरम सीमा पे होगी तो ये प्रकृति उसका विनाश कर डालती है और फिर एक नई सभ्यता का जन्म देती है। जैसे एक पेड़ है, पेड़ बरगद का पेड़ बहुत बड़ा होता है, फलता है, फूलता है, उस पे बहुत सारे फल लगते हैं, पशु पक्षी उसको खाते हैं और फिर एक दिन वो पेड़ क्या हो जाता है, गिर जाता है, नष्ट हो जाता है और फिर उसी के बीज से फिर एक दूसरा पौधा शुरू होता है। ये प्रकृति का नियम है। आज आपने जन्म लिया है, आपकी मृत्यु फिक्स है, फिर आपके द्वारा ही आपका बच्चा फिर आपके परिवार का क्या होगा, उत्थान करने वाला होगा, फिर वो एक दिन मरेगा। ऐसे हमारा जो है पृथ्वी भी है, पृथ्वी का उत्थान होगा फिर पतन होगा। अभी फिलहाल देखिए, जब आप वैज्ञानिक युग में बहुत आगे बढ़ जाएंगे और जब पृथ्वी का शोषण करना शुरू करेंगे तो पृथ्वी जो है अपनी सिस्टम को सही करने के लिए सब ध्वस्त करता है और फिर उसके बाद जो है नई सभ्यता का जन्म होता है। ठीक है, इसी प्रकार से तो माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो था कोई प्राकृतिक आपदा इसके विनाश का कारण बताई जाती है, यानी बाढ़ आना, भूकंप आना या अन्य भी जो भी प्राकृतिक आपदाएं हैं वही सभ्यता के विनाश का कारण बनी। तो ये बाबू आपका था हड़प्पा सभ्यता से। मैंने कोशिश किया है कि एक भी प्रश्न छूटे ना परीक्षा में, मैंने सारे संग्रह करके यहाँ पे लाया हूँ और आप इसको ध्यान से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, कहीं से भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि यह आपका प्राचीन इतिहास का भाग 2 कैसा लगा। धन्यवाद।